Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बिकॉज एज आई से दैट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टाइमली असेस योरसेल्फ सो दैट यू कैन सी कि कौन सी यूनिट्स में आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, कौन सी यूनिट्स में आपको थोड़ा रिविजन की जरूरत है और कौन सी यूनिट्स में आपको थोड़ा बेसिक्स पर टचअप करना है, राइट? सो विल क्विकली स्टार्ट विद द टेस्ट and the test in total has 35 questions and we're going to deal with each one of them one by one, right? So let's start with the first question. The first question reads, in which of the following forests trees like fir, juniper, chilgoza are found? So ये बहुत ही कॉमन इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के अलग अलग डिफरेंट डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशंस में कि आपको कुछ ट्री स्पीशीज के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पेड़ हैं ये कौन से प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, राइट? क्योंकि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वनों के प्रकार, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, राइट? सो यहाँ पर हम देखते हैं हमें जो ट्रीज मिले हैं वो है फिर, जूनिपर और चिलगोजा। इसमें हम देखेंगे कि ये जो सारे फॉरेस्ट हैं, अगर आप ये जो ट्रीज हैं ये अगर इन सब में से हम देखते हैं, ऑफ कोर्स दे आर नॉट वेट एवरग्रीन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हमें पता है ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रीज हैं, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें माउंटेन वेट टेम्परेट भी जो है हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट है और हिमालयन ड्राई टेम्परेट भी हाई फॉरेस्ट है। आप आते हैं बट ये जो ट्रीज हैं दे बिलोंग टू द हिमालयन ड्राई टेम्परेट रीजन्स, राइट? माउंटेन वेट टेम्परेट में आपको जो पेड़ मिलेंगे वो होंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा ओक मिलता है, इसके अलावा आपको रोडोडेंड्रॉन्स मिलते हैं, राइट? सो दीज आर दी इनफैक्ट कॉनिफर्स, अलग अलग प्रकार के कॉनिफर्स मिलते हैं। सो दीज आर दी माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वाइल दीज which are fir, juniper, ये आपको हिमालयन ड्राई टेम्परेट में मिलते हैं। All right, then we move to the next question. The next question reads, which of the statements are correct regarding the criteria for identification of wetlands? Now पहले तो ये पता हो कि wetlands होते क्या है। Wetlands आप यूँ समझेंगे these are swampy marshy regions जिनका अपना एक इकोसिस्टम होता है, इनकी अपना फ्लोरा होता है, अपना फौना, पेड़ पौधे, घास फूस, जानवर, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है ये एक डिफरेंट सर्टेन कैटेगरी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वेटलैंड, राइट? आमतौर पर ये कोस्टल रीजन्स में आपको मिलेंगी या रिवर के आसपास मिलती हैं, डेल्टाइक रीजन्स में। एनीवे पूछा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बर्ड्स हम जो है किस क्राइटेरिया पे आइडेंटिफाई करते हैं वेटलैंड को। तो आप आते हैं वेटलैंड्स में अक्सर बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की बर्ड्स हम पाते हैं, तो उसके बेसिस पर हम किस तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ये बिल्कुल ठीक है, अगर किसी भी जगह पर 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स अगर रेगुलरली रह रही हैं तो हम उसको एक वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? फिर सेकंड क्या है, इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स। ये ठीक है कि किसी भी स्पीशी का एक पूरा परसेंट अगर वहां पर है, तो अगर पूरा 1% वो काउंट हो रहा है तो देन ऑफ कोर्स वी कंसिडर इट अ वेटलैंड। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है एंड दैट इज द क्वेश्चन कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सो बोथ आर करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी वुड बी द correct option, right? Now let's move ahead. We move to the next question, that is question number 3. Question number 3 की अगर बात करें, which of the following activities are allowed in the mangroves and coral reefs which are categorized as CRZ1 areas, right? तो coral reef zones जो होते हैं उनमें पूछा है कि आपको इनमें से CRZ1 में कौन कौन से एरियाज आते हैं, right? Okay. Which of the following activities are allowed in the mangroves? तो हमें इसमें से बेसिकली 3 एक्टिविटीज दी गई हैं, हमें इसमें से पता करना है कि इसमें से अलाउड कौन सी हैं और कौन सी अलाउड नहीं है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज से प्रोहिबिट किया जाता है, उनको रोक लगाई जाती है उनके ऊपर, ताकि कोरल रीफ्स और वहां जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे, राइट? तो यहाँ हम देखते हैं पहला है प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जहाँ पर लगते हैं वहां पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ना सिर्फ मैंग्रोव्स को बट ऑल्सो टू द कोरल रीफ, कि ये तो किसी हाल में ही नहीं अलाउड होगा। तो वी आर वेरी श्योर ऑन नंबर 1 और इस वजह ओके देन वो तो सॉल्व ही हो गया फिर आपका क्वेश्चन, क्योंकि 1 इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 and 3 इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रेडार। इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है रेडार से कोरल रीफ को या मैंग्रोव को, तो
इससे हालांकि कुछ और इफेक्ट्स आ सकते हैं, बट इन दोनों को, कोरल रीफ्स को कोई खतरा नहीं है। तो 2 तो इज वेरी मच अलाउड। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सी लिंक, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सो बहुत सिंपली हमने आंसर निकाला है, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। कोरल रीफ्स आपको पता ही है, ये पॉलिप्स होते हैं विच सर्वाइव इन द कोस्टल एरियाज, जिनको आमतौर पर 25 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए होता है, और ये सॉल्टी वाटर्स में अवेलेबल होते हैं, हमेशा स्टेबल वाटर्स में रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब अगर वाटर में पोल्यूशन हुआ, अगर वाटर की सैलिनिटी में चेंज आया, अगर वाटर के टेम्परेचर में चेंज आया, और अगर वाटर की वहाँ स्टेबिलिटी में चेंज आया बिकॉज ऑफ से स्टॉर्म और सम अदर रीजन, तो इन सभी कारणों से क्या होता है, कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोरल स्ट्रेस इसी चीज को कहते हैं कि उनकी लिविंग कंडीशंस में कुछ ऐसे चेंज आना, कोई भी अनफेवरेबल चेंज अगर आता है तो कोरल क्या करती है, कोरल तुरंत उसके ऊपर जो एल्गी चिपकी होती है उसको एक्सपेल कर देती है, और कोरल अपना सारा कलर खो देती है, और कोरल्स व्हाइट कलर की दिखने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। तो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा अक्सर कि कोरल ब्लीचिंग आजकल हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। तो इस प्रकार से आपने जो कोरल्स देखी होंगी ओशन में, अलग अलग कलर की होती हैं ना, इनके ऊपर एल्गी चिपकी होती है। जैसे ही कोरल स्ट्रेस में आती है, दिस एल्गी इज एक्सपेल्ड, राइट। और इसके एक्सपेल्शन से क्या होता है, जब ये एक्सपेल करेगी तो रियल इसको कलर कौन देता है, एल्गी। जब कल एल्गी ही चली जाएगी तो ये कैसे दिखेगी, इट विल लुक डेड व्हाइट, ठीक। तो ये व्हाइट होने के कारण इसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट कोरल ब्लीचिंग का। ऑल राइट, विद दैट वी हैव कवर्ड 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Let's see what question number 4 says. Question number 4 says rollaway guanin is endemic to which of the following regions? All right, ये पहली बात भारतीय तो नहीं है, तो इतना तो क्लियर है कि वेस्टर्न घाट्स तो नहीं होगा, अमेज़न फॉरेस्ट में भी नहीं होगा, ये अफ्रीकन एक एनिमल है। ओके, यहाँ पर आप पाते हैं दिस वुड बी ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, राइट। तो कई बार वो स्पीशीज के रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्पीशी कहाँ पाया जाता है, तो वैसा एक ये सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक गोल ई ऑफ द एशिया बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ओके, इसमें अगर देखते हैं पहला क्या है, इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ये तो एक प्राइमरी ऑफ कोर्स उसका एक एम रहा ही है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज शेयरिंग, बिल्कुल ये भी है, तो दोनों ही इसका जो है दे आर करेक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट, एंड इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी, राइट। ओके, अब चलते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था। एंड नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। ओके, गोरिल्ला और चिंपैंजी तो ये तो सभी को पता है, गोरिल्ला भारत में नहीं पाए जाते हैं, चिंपैंजी भी भारत में नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो नाउ वी आर ऑन 50-50। होलक गिबन्स मिलते हैं भारत में, और आप पाते हैं अभी आजकल काफी न्यूज में भी रहे हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में इनके जो हैबिटेट है उसको काफी खतरा पहुंचाया, मतलब खतरा ऐसा होने की संभावना है, बिकॉज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, जिनकी वजह से इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा था, राइट। तो इसलिए काफी न्यूज में बने हुए थे। इट इज वन स्पीशी दैट वाज एक्टिवली कवर्ड इन द करंट अफेयर्स रिसेंटली, सो दैट्स व्हाई दिस इज हियर, राइट। सो ये बिल्कुल मैंड्रिल भी भारतीय नहीं है, भारत में खाली गिबन्स मिलते हैं। Okay, then we talk about question number 7. Which of the following schedules of the Wildlife Protection Act 1972, very important, provides absolute protection? Offences under these are prescribed the highest penalty. देखिए, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और आप पाते हैं जितना पार्ट में क्रम बढ़ता जाता है उतनी पनिशमेंट कम होती जाती है। मतलब पार्ट 1 में, पार्ट 2 में सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, और पार्ट 3 में फिर कम, और इस तरीके से ग्रेजुअली कम होता जाता है, राइट। सो वी सी पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पनिशमेंट इसी में मिलेगी, फिर उसके बाद में पार्ट 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। सो इट इज पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 जिसमें सबसे ज्यादा हार्श पेनल्टीज या पनिशमेंट्स मिलती हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 8, which of the following can be categorized as the point source of water pollution? Now water pollution बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिसोर्स होता है वाटर, उसके पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये जो आपका सवाल पूछा है। पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्स का मतलब है एक सिंगल पॉइंट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पॉइंट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है रिवर में, राइट। तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशंस, राइट। तो इसमें अगर आप आए, ऑयल स्पिल इन सी फ्रॉम शिप,
तो अगर कोई शिप है उसमें से ऑयल स्पिल होता है, बिल्कुल इसको तो हम मान ही सकते हैं, बिल्कुल ये तो होगा, तो 1 तो होगा ही होगा। ओके, यहाँ पर भी चारों ऑप्शन में 1 तो है ही, दैट मीन्स 1 तो होना ही है। डिस्चार्ज फ्रॉम हाउसेस कनेक्टेड टू पब्लिक सीवेज सिस्टम, ठीक है, जो डिस्चार्ज हाउसेस हैं तो उनको भी आप पॉइंट सोर्स में मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप पाते हैं ड्रेन्स। नाउ ड्रेन्स को नहीं कह सकते हैं सच, ये नहीं होगा, तो 3 तो नहीं होगा। ओके, नाउ इट इज सॉल्व, क्योंकि अगर 3 नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, दैट मीन्स वी आर ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन सी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो डेफिनेटली जो है हो ही सकते हैं पॉइंट, उनको पॉइंट सोर्स बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उनको बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ओजोन। ओजोन जिसका केमिकल नेम है आपका O3, जो कि एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर में पाया जाता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का। हमारे एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन लास्ट में एक्सोस्फेयर। उसके बाद में आपका स्पेस आ जाता है, राइट। इसमें से जो सेकेंड जो लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में हमें मिलता है ओजोन लेयर। इसका मतलब है अगर मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर पहला लेयर आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के इस भाग में आपको मिलती है ओजोन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज, तो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? दिस ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। वैसे आप पाएंगे ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। अगर हमें इस लेयर पे मतलब ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन आ जाए तो ऑफ कोर्स इट इज बैड फॉर अस, हाउएवर स्ट्रेटोस्फेयर में इट इज वेरी बेनिफिशियल, इसलिए इसको गुड ओजोन भी कहते हैं वहां पर, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, राइट। एनीवे, लेट्स चेक स्टेटमेंट्स क्या है। द ओजोन इन ट्रोपोस्फियर, ठीक है, कैन रीच टू स्ट्रेटोस्फियर एंड डिप्लीट द ओजोन। नाउ सी, डिप्लीशन ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर की ओजोन है या स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन है, मॉलिक्यूल तो O3 का ही है, तो ट्रोपोस्फियर का ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में चला जाएगा तो डिप्लीशन क्यों करेगा वो? ये बहुत एब्सर्ड स्टेटमेंट है, तो ये तो किसी हाल में ही सही नहीं हो सकता है। दैट मीन्स नंबर 1 इज रॉन्ग। सेकेंड इज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज ऑल्सो कॉल्ड गुड ओजोन। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हमें इससे प्रोटेक्शन देता है, ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से, राइट। इसका मतलब है करेक्ट पूछा है ना हमें, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द वन इज फॉल्स अबाउट ओजोन एंड देन यू एंड अप करेक्टिंग द करेक्ट वन। सो मेक श्योर यहाँ पर हम करेंगे option B, that says true only because only the second statement over here is correct. All right, then we talk about which of the following national parks does not belong to अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए, इंडिया में 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आप पाते हैं, इनमें कई अलग अलग प्रकार के नेशनल पार्क्स हैं, काफी सारे हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार इन टोटल आप पाएंगे देयर आर मोर देन 500 आइलैंड्स, राइट। उनमें कई सारे नेशनल पार्क्स हैं, देखते हैं। बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये तो काफी फेमस है, ये तो बिल्कुल ही होगा। माउंट हेरिट भी वही है, ये भी वही होगा। यहाँ अगर आप देखें मॉलिंग नहीं होगा, मॉलिंग आप पाते हैं नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो मॉलिंग डेफिनेटली नहीं होगा, सो डेफिनेटली आंसर सी होगा इसका। और मंडूर अगेन ये आपका क्या बोलते हैं इसमें अंडमान निकोबार में, तो डी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों अंडमान निकोबार में है। ये जो मॉलिंग नेशनल पार्क है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली मिलता है। कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। सो दिस इज आवर नेशनल पार्क दैट इज नॉट फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स इन द बे ऑफ बंगाल, right? So with that we have completed 10 questions and let's move to the next part of the test, that is question number 11. Which among the following is the closest to the meaning of silviculture? Now इससे एक सिमिलर टर्म आपको याद आ रही होगी, सेरीकल्चर, जो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी और शायद बहुत रिसेंटली भी पढ़ी हो। सेरीकल्चर जिसको हम कहते हैं आपका कल्टीवेशन ऑफ, या फिर आप कहते हैं इसका सिल्क वर्म्स की जो खेती होती है, खेती नहीं कह सकते उसको आमतौर पर, बट उनको पालना और उनसे सिल्क निकालना, राइट। तो सेरीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ
सिल्क वर्म्स, मगर हमें यहाँ सेरिकल्चर नहीं पूछा, यहाँ सिल्वी कल्चर पूछा है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स, सो सी पहले ही उन्होंने ये कर दिया कि आप पढ़ते ही इसको टिक कर दें, तो ए पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर, राइट। कल्टीवेशन ऑफ टेक्सटाइल क्रॉप्स, नहीं इसका सिल्वीकल्चर से मतलब नहीं है, सिल्वीकल्चर टिम्बर के लिए होता है एंड दैट इज आवर ऑप्शन डी। तो टिम्बर जो होती है, लकड़ियां हैं, टिम्बर के लिए यूज होता है, कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर के लिए जो पेड़ उगाए जाते हैं, जो प्लांटेशंस उगाई जाती हैं, उनको हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है और टेक्सटाइल क्रॉप से भी कोई मतलब नहीं है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्वीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर। सिमिलरली आप आते हैं एपीकल्चर भी होता है, APICULTURE, एपीकल्चर क्या होता है, जहां भी ये वर्ड देखेंगे एपी, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हनी बीज, हनी बीज के कल्टीवेशन को एपीकल्चर कहते हैं। सिमिलरली आता है पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर क्या होता है, मछली पालन जिसे हम कहते हैं, मछली पालन को पिस्सीकल्चर कहा जाता है। फिर इसके अलावा आप पाएंगे विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। इसके अलावा आता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। सो यू सी दीज डिफरेंट कल्चर्स, राइट, यहाँ कल्चर से मतलब है कल्टीवेशन, ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर ऑफ कोर्स विल बी सिल्वीकल्चर, राइट। Okay, with that we move ahead. See, the aim should be that on every question, not only you get to know the correct answer, you also learn a lot out of it, right? So, with that we move to next question, that is question number 12. Now, question number 12 है हमारा, I think dirt cones. Okay, geomorphology से ये question आता है। Geomorphology क्या होती है? Geo मतलब अर्थ, morphosis मतलब change of form, and logy means or logos means study, study of change of form of earth, जिसमें हम अलग अलग लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं। Anyway, let's see what's the question. Which among the following statements is or are correct about dirt cone? डर्ट कोन एक्चुअली एक लैंडफॉर्म है जो कि आपको कहाँ मिलेगा, आपको ग्लेशियल रीजन्स में मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है। भारत में भी ये कई जगह आपको मिलता है, दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब आप पाएंगे मल्टीपल जगह मिलता है, बहुत हालांकि बहुत कॉमन तो नहीं है ये लैंडफॉर्म, बट आप पाते हैं कि ये इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन ऐसा नहीं है, जस्ट नो दैट ये ग्लेशियल रीजन्स में आपको अक्सर मिलता है। Now dirt cones are found all over the globe in both Arctic and temperate regions. तो बिल्कुल ये आर्कटिक रीजन्स में भी मिलता है, टेम्परेट रीजन्स में भी मिलता है। बट नाउ सी, ये जो इसका इनिशियल पार्ट है इस स्टेटमेंट का, दिस कैन बी लिटिल ट्रिकी, लिटिल कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज ये कहना कि दे आर फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब, अब मतलब इसका तो मतलब वो है कि दुनिया में हर जगह मिलेगा, जहां पर भी आर्कटिक टेम्परेट आपको रीजन मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, थ्रू आउट हर जगह मिले ही मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो एक्चुअली उसको हम गलत भी कह सकते हैं। और डर्ट कोन्स वैसे दे आर स्पॉटेड एवरीवेयर प्रीटी मच, सो उस तरीके से अगर आप इसको समझेंगे देन हम इसको सही भी कह सकते हैं। बट आई फील डर्ट कोन्स आर फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब इन बोथ आर्कटिक टेम्परेट बोलना थोड़ा शायद नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो पूरी दुनिया में हर जगह यही मिले आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दे मे नॉट बी फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब, सो आई बिलीव इट इज सेफर टू take the first statement as incorrect. A dirt cone is a type of depositional glacial feature. बिल्कुल ठीक है, ये ग्लेशियर से होता है और डिपोजिशन से ही बनता है, ठीक है। तो आप पाते हैं पहले भी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हमने किए हैं और उसमें हमने इस प्रकार के अलग अलग लैंडफॉर्म्स डिस्कस किए हैं। क्वेश्चंस आते हैं, मेक श्योर यू कवर ऑल दिस, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपने देखा कि ट्रू ओनली रहेगा, हालांकि हो सकता है कुछ लोगों ने बोथ स्टेटमेंट्स को करेक्ट किया हो। क्यों? क्योंकि आप पाते हैं कि ये जो इनिशियल पार्ट है ये जो है थोड़ा सब्जेक्टिविटी ऐड कर देता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ये माने कि दे आर फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकता है। आप आए कि दे आर फाउंड ऑल ओवर द ग्लोब, दैट मीन्स कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं मिलेंगे आर्कटिक रीजन में। तो बोथ वे थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट आई थिंक वी इट्स सेफर टू गो विद ऑप्शन बी, right? Okay, then we talk about the next question, that is question number 13. Question number 13 की अगर बात करें, which among the following deposits predominate on the deep sea floor? Okay,
पेलेजिक और टेरिजिनस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस द कंडीशन बीइंग कि आपको इन दोनों टर्म्स का अर्थ पता हो। अर्थ की अगर बात करें, पेलेजिक डिपॉजिट्स होते हैं जो एकदम डीप ओशन फ्लोर पे मिलते हैं। टेरिजिनस वो डिपॉजिट्स होते हैं जो आमतौर पर कॉन्टिनेंट से आए हुए, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप वाले एरिया में आप पाएंगे, राइट। इसका मतलब है दे आर क्लोजर टू द सी सरफेस, और ये कहाँ डीप ओशन फ्लोर में मिलते हैं। और हमें क्या पूछा है, डीप ओशन फ्लोर पूछा है, इसका मतलब पेलेजिक डिपॉजिट्स ही वहां पर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। Which among the following statements is are correct about pelagic deposits? Okay, now इन्हीं को फर्दर पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, द रेड क्ले इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड पेलेजिक डिपॉजिट, ठीक है, कवर्स अराउंड 38-40% ऑफ द सी फ्लोर, ये बिल्कुल ठीक है। रेड क्ले जो है बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है ओशन फ्लोर के ऊपर, ये ठीक है। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेड क्ले आर सिलिकॉन, यस, एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। एंड देन द रेड क्ले कवर्स मोर देन हाफ ऑफ द पैसिफिक फ्लोर, बिल्कुल ये भी ठीक है। पैसिफिक ओशन में तो कुछ भारी ही मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट 1, 2 and 3 एंड वी सॉ दैट ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर वेरी करेक्ट। Okay, then we talk about question number 15. Question number 15 की अगर बात करें, okay, हमारा क्वेश्चन है which among the following forces is are involved in the formation of tides? टाइड आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, अर्थ, मून, इन तीनों की वजह से जो है ओशन वाटर का इस तरीके से ऊपर की ओर उठना, जिसको हम हाई टाइड कहते हैं, और फिर नीचे जाना क्योंकि जिसको हम लो टाइड कहते हैं। तो इस तरीके से जो वर्टिकल राइज एंड फॉल, एक रिदमिक फॉल एंड ड्रॉप इन द ओशन वाटर इज कॉल्ड एज अ टाइड। आपको पता ही है अलग अलग प्रकार के ओशन में मोशंस होते हैं, ये भी हमने कवर किए थे, वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स, राइट। तो टाइड में पूछा है हमें कि विच फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड। तो बेसिक ग्रेविटी तो होनी ही होनी है, तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। दूसरा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ना, ऑफ कोर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ बिल्कुल इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। कुछ लोगों को इसमें डाउट रहा होगा, ठीक। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, तो रोटेशन बिल्कुल उसको अफेक्ट करती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से टाइड्स में इफेक्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, 2, 3। Which among the following statements are correct about consequences of population? Recently India became the world's most populous country, और यहाँ बोला है पॉपुलेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। पहला है a large proportion of the population in the developing and less developed countries. कौन सी कंट्रीज, डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज, इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमी के हम पाते हैं मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जैसे फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर, राइट। तो ऑफकोर्स हमें पता है डेवलपिंग नेशंस में क्या होता है, डेवलपिंग नेशंस में आमतौर पर लोग फिशिंग, एग्रीकल्चर ये सब कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये कहना ठीक है कि डेवलपिंग कंट्रीज में लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट होना ही होना है, राइट। और इसी के साथ हम देखिए 50-50 पर तो आ ही गए, या तो दोनों सही है, या तो ए या तो सी। लेट्स सी। Most of the developing countries with a large population and a high growth rate have high dependency ratio. बिल्कुल ये ठीक है, भारत में भी हमें चीज देखने को मिलती है, या भारत के जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आबादी बहुत ही ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, वहां आप क्या पाते हैं कि a single individual who's looking after the family is giving birth to say maybe 3 or 4 or 5 or 10 kids. Now what's happening? The number of dependents is growing because earning members in the family are very few and the dependents are more. तो of course ये statement भी सही है, इसलिए A नहीं होगा, B नहीं होगा, C होगा और D भी नहीं होगा. So the correct option would be option C, right? Okay, we have completed 16 questions and let's move on to the 17th question क्या पूछ रहा है हमसे? Which among the following statements are correct about the tundra biome? Tundra biome आपको पता ही है, बहुत ही high altitudes और बहुत ही high latitudes पर मिलता है. Pretty much polar arctic regions जो होते हैं उनको हम टुंड्रा regions बोलते हैं, जहाँ टुंड्रा बायोम मिलता है. टुंड्रा में आप आते हैं, बहुत कम जो है आपको ग्रोथ कुछ कहीं मिलेगी, इसके अलावा वहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार की फ्लोरा और बहुत ही स्पेसिफिक फौना
पाई जाती है, राइट। आर्कटिक फॉक्स है, आर्कटिक हेयर है, स्नो लेपर्ड है, ये सारे जानवर मिलते हैं। द ग्रोइंग सीजन ऑफ द आर्कटिक टुंड्रा इज अबाउट 50 to 60 days, यस। आर्कटिक टुंड्रा का 50-60 दिन ही ग्रोइंग सीजन होता है। ग्रोइंग सीजन इन द अल्पाइन टुंड्रा रीजन इज अबाउट 180 days, ठीक है। नाउ इसमें भी, हालांकि इसमें 120 to 180 डेज होता है, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट 180 डेज नहीं बोल रहा है, इट्स सेइंग इट इज अबाउट 180 डेज। सो ठीक है, बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बहुत टेक्निकल हो गए कि नहीं 120 से 180 दिन ही होता है, तब इसको आप गलत भी कह सकते हो, बट बेहतर चीज ये है आप इसको सही स्टेटमेंट माने। सो बोथ द स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर करेक्ट एंड दैट इज द आंसर टू question number 17, that is option number C. Right, now we talk about question number 18. Question number 18 की अगर बात करें, which among the following pairs of types of fish is are correctly matched? Okay, मछली का नाम दिया है, आपको उसके बारे में कुछ बताया गया है शायद, और पूछा है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड, ठीक है। Pelagic fish lives and feeds on or near the sea bed, नहीं, ये तो ओपन वाटर्स में पाई जाती है एक्चुअली ये फिश, ठीक है। तो 18 में पहला तो इनकरेक्ट ही होगा, बिकॉज दीज आर फेमस इन फैक्ट दैट दे आर फाउंड इन ओपन वाटर्स, अच्छी तैराक होती है। डिमर्सल फिश लिव एट और नियर द सरफेस एंड फीड ऑन प्लैंक्टॉस, नहीं प्लैंक्टन पे नहीं, ये एक्चुअली सी बेड पे पाई जाती है। सो एक्चुअली ये क्रिस क्रॉस किया हुआ है और हमें पूछा है करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच तो कोई भी नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नीदर वन नॉट टू। इनकरेक्टली मैच पूछा होता तो हम फिर सी करते, बट इस स्थिति में हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, which among the following statements is are correct about dairy farming? Although today dairy farming is highly mechanized, ठीक है, बिल्कुल है, हाईली मैकेनाइज्ड तो हो ही चुकी है, it still remains labor intensive, बिल्कुल लेबर भी बराबर का लगता है, मशीनरी भी लगेगी और लेबर भी लगेगा। Even with modern automatic feeding and milking machines, a constant monitoring is needed. ये तो कॉमन सेंस ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि कुछ लोगों ने इसको ओवर एनालाइज किया होगा कि या तो मशीनरी हो सकती है या तो लेबर इंटेंसिव हो सकता है, नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं विच आर लेबर इंटेंसिव एंड ऑल्सो मशीनरी इंटेंसिव, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो यहाँ पर दोनों ही सही है और हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप आते हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो भी मशीनरी भी उनमें होती है और ये भी। ओके, देन वी टॉक अबाउट व्हिच मेन सीज ब्रांच इज द टेरेनियन सी। ओके, व्हिच मेन सीज ब्रांच इज टेरेनियन सी, तो ये तो बहुत फेमस है, मेडिटेरेनियन सी होगा कहीं, ये रहा ऑप्शन डी, ये तो काफी फेमस है, ये ब्रांच इसकी है। ये अगर पर्टिकुलरली इसका एरिया आप पाएंगे तो कुछ कंट्रीज हैं, इटली और कोर्सिका भी वही है, इटली कोर्सिका के आसपास वाला जो एरिया है उसको टेरेनियन सी भी कहा जाता है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी में आपको मिलेगा। तो दैट इज योर क्वेश्चन 20। वी आर लेफ्ट विद सम 15 मोर क्वेश्चंस, लेट्स कवर 21 आपसे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। माजुली आइलैंड, ये तो बहुत ही फेमस है, इट इज अ डिपोजिशनल रिवराइन आइलैंड, ठीक है, तो रिवर के बीच में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन से, और इसको हम जो है माजुली आइलैंड कहते हैं। ये इंडिया का एक मेजर डिपोजिशनल रिवराइन लैंडफॉर्म है। दिब्रू सैखोवा आइलैंड, एक्चुअली दिब्रू सैखोवा इज अ नेशनल पार्क, इट इज नॉट एन आइलैंड एज सच, इट इज अ नेशनल पार्क इन असम। उमानंद आइलैंड, बिल्कुल ये भी है, तो 2 तो नहीं ही होगा। और देखिए अगर इतना भी बताओ दिब्रू सैखोवा एक नेशनल पार्क है तो तीनों ऑप्शन खत्म, बच गया क्या आपके पास, ऑप्शन बी, राइट। सो एक्चुअली इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ आइलैंड्स, इट इज अ टेस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स, राइट। सो दिस क्वेश्चन एम्स टू टेस्ट whether you know of the major national parks or not. So Dibru Sakhova is in Assam. Identify the soil with the help of given information. It is mainly formed over basalt rocks and in the low rainfall areas. ठीक है, basaltic rock है, मतलब ब्लैक कलर हो सकता है, ब्लैक सॉइल हो, बाकी पढ़ते हैं चलिए। द सॉइल इज रिच इन क्ले, नाउ अगेन ब्लैक सॉइल की तरफ हिंट जा रहा है, बसाल्ट की वजह से ब्लैक सॉइल हिंट जा रहा है। लो रेनफॉल भी होती है, ठीक है, अगेन ब्लैक सॉइल। ड्यू टू इट हैज हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, यस ऑफ कोर्स ब्लैक सॉइल।
It contains high proportion of calcium, magnesium carbonate. ठीक है. It is poor in organic matter, nitrogen. Again, very important. Of course, it is black soil. Yes, that is option B. That is black soil. ठीक है. Laterite soil है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है. आपका फिर ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल मुख्य रूप से आप पाएंगे डेक्कन प्लेट्यू में, जिसको हिंदी में हम दक्कन का पठार भी कहते हैं. राइट. ये आपका मुख्य रूप से, अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स कौन से हो जाएंगे इसमें? स्टेट हो जाते हैं महाराष्ट्र, इसके अलावा आपके स्टेट हो जाते हैं गुजरात, एंड देन पार्ट्स ऑफ एमपी ऑल्सो, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका ऑल्सो. राइट. तो ये आपके स्टेट्स हैं. कहाँ मिलेगा? डेक्कन प्लेट्यू में. और बिल्कुल ये सारे फीचर्स मैच करते हैं ब्लैक सॉइल से. वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल्स ऑफ इंडिया. Okay, let's move to the next question then. That is question number 23. Which of the following are the main sources of water in the cold desert of India? Cold desert माने हम लद्दाख की बात कर रहे हैं. ग्लेशियर्स ऑफ कोर्स, वहाँ और क्या सोर्स होगा? ग्लेशियर तो होगा ही होगा, स्नो मेल्ट भी होगा ही होगा, 1 और 2 तो पक्का ही होंगे. इसका मतलब बी तो नहीं हो सकता. ठीक. वेल, कुएं तो कहाँ ही आपको मिलेंगे, हालांकि होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं. और हमें क्या पूछा? मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेन सोर्स ऑफ वाटर 3 तो नहीं हो सकता, और 3 नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता. 4 क्या है? लेक्स एंड स्ट्रीम्स. लेक्स एंड स्ट्रीम्स हो सकते हैं, हालांकि इसका 1 to 4 हम कह सकते हैं. ठीक है, दोनों. हालांकि बट देन सी, लेक्स एंड स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ स्नो मेल्ट. हाउएवर आई वुड से लेक्स एंड स्ट्रीम्स को हमें रखना चाहिए, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ वाटर ये होते हैं. हालांकि दे आर जस्ट व्हाट? मेल्टेड स्नो. बट कहने का मतलब है फिर भी हमें रखना चाहिए. सो 1 to 4 करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. कुछ लोगों को इसमें ऑप्शन ए भी लगा होगा कि लेक और ये तो अल्टीमेटली स्नो मेल्ट ही है, तो फिर स्नो मेल्ट को जब मान लिया तो उस लेक को क्यों मान रहे हैं? मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. राइट. ओके, we move to the next question, that is question number 24. 24 की बात करते हैं. Which among the following about the reason for the origination of the southwest monsoon? ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मानसून के ऊपर क्या बोल रहे हैं? लो प्रेशर इन द पंजाब प्लेन. बिल्कुल होता ही होता है. हाई प्रेशर इन एरिया साउथ ऑफ इंडिया. तो इंडिया के साउथ में हाई प्रेशर, हालांकि इंडिया के इमीडिएट साउथ में नहीं है वो, मेडागास्कर रीजन जो है, जहाँ मस्करीन हाई नाम से हाई प्रेशर एरिया होता है, उसको कह सकते हैं. तो साउथ ऑफ इंडिया के इमीडिएट आप साउथ में तो हाई प्रेशर नहीं पाते हैं. ठीक है. इक्वेटोरियल लो बीइंग फिल्ड अप बाय डिसेंडिंग एयर करंट. नाउ लो प्रेशर पे डिसेंडेंस कहाँ से हो गई? लो प्रेशर पे डिसेंडेंस तो नहीं. 3 तो पक्का ही नहीं है. 3 नहीं है तो मतलब ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. तो फिर हमारे पास क्या बच गया? द हिमालयाज. ऑफ कोर्स हिमालयाज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी option B, southwest monsoon, which is also known as the summer rainfall in India. 25 की बात करते हैं. Which of the following is the correct sequence of the nuclear power plants of India in the increasing order of their installation power generation capacity? सबसे तो यहाँ पर आप पाएंगे तारापुर एक important जगह है. तारापुर देखने को मिलता है. तारापुर, और हमें कैसा ऑर्डर देखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर दे इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है ना, इसका मतलब सबसे कम वाला यहाँ पर. तो तारापुर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स सी. तारापुर ये भी नहीं होगा. फिर तारापुर ये दोनों ही हो सकते हैं. दिस नौरोरा, कायगा, रावत भाटा और तारापुर, ये हैं हमारे इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लांट्स. ठीक है. सो ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट answer. Right. And then we talk about question number 26. 26 की अगर बात करें, arrange the following cities of India in the ascending order of their population. Ascending order of their population, right? Ascending का मतलब है, hold on, descending order of their population, right? इसका मतलब सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है वो बतानी है, और उसके बाद में कम और कम होते जाना है. सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स दिल्ली, ये तो किसी को भी पता है. दिल्ली मुंबई टॉप पर आते हैं, तो 2-3 से चलना है हमने. 2 और 3, उसके बाद कोलकाता और चेन्नई. बहुत आसानी, बस इतना पता हो कि दिल्ली सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, उसके बाद मुंबई है, बात खत्म. बहुत ही सिंपली, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, आई वुड से वेरी कॉमन जनरल नॉलेज. Then we talk about question number 17. 17 की अगर बात करें, 17 क्वेश्चन बोलता है
विच ऑफ द फॉलोइंग बीच इज ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी बीच, ये तो बड़ा फेमस है, कोल्लम बीच। आपका कोल्लम बीच को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी बीच, राइट? वेरी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन। एंड देन कम्स 28, एज पर कोएपन्स क्लासिफिकेशन, कोएपन की जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कहाँ आते हैं? ये टुंड्रा टाइप में आएंगे। टुंड्रा क्या अभी मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ठंडे इलाके होते हैं, बर्फ से कवर्ड होते हैं, स्नो भारी थिक कवर वहां पे मिलता है, राइट? तो बिल्कुल टुंड्रा टाइप होंगे ये सारे स्टेट्स। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। 29 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थार डेजर्ट? द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ड्रॉट, ड्रॉट तो होता ही है, रेनफॉल स्कैंटी होती है, ठीक है, पहला तो होगा ही होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी तो किसी हाल में नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज हाई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब है कि ये तो बहुत ही ह्यूमिड एरिया है, बट ह्यूमिड तो नहीं है, दैट मीन्स 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट कि एक तो ड्रॉट होगा, रेनफॉल कम होगी और टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम वेरिएशंस रहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है रात में। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। What will be the effect of the destruction of phytoplanktons in the sea? Phytoplanktons होते हैं जिनके ऊपर zooplanktons वो खा के तंदुरुस्त हो जाते हैं। The number of zooplanktons will increase. अब जब उनका खाना ही चला गया तो इंक्रीज तो नहीं हो सकते, ये इंक्रीज कैसे हो जाएंगे? नंबर 1 तो गलत ही है, इसका मतलब ए और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, ऑफकोर्स क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन तो डिक्रीज हो जाएगी। 2 तो है ही है, एनीवे दोनों में 2 है तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ही। नंबर 3 क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्रीज कहाँ हो जाएंगे? जब ये डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इंक्रीज नहीं होंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। दैट मीन्स ओनली 2, दैट इज ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? We are left with 5 more questions. Let's get them done. Question number 31. Question number 31 क्या है? Which of the following is true about the golden langur? Golden langur भारत में पाया जाता है, बिल्कुल। In India it is found only in North East India. Only problem है, नॉर्थ ईस्ट में तो पाया जाता है, बट ये कहना कि खाली ही नॉर्थ ईस्ट में नहीं, कुछ वेस्टर्न घाट्स में भी मिल जाते हैं कई बार गोल्डन लंगूर, तो कोई मुझे नहीं लगता है ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड, ये ठीक है, नंबर 2 विल बी करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग हाईवेज connects Sikkim with the rest of India? Which among the following highway connects Sikkim with the rest of India? ये तो आपको एक मूवी आई थी NH10, तो अगर आप फिल्म देखी है, आपने मूवी देखी है, आपको बहुत आसानी से और बहुत आई मीन क्वाइट फेमस है, दैट इज NH10, तो ये आपको NH10 आपको कनेक्ट करता है सिक्किम को टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। Easy question I'd say because of the movie mainly. All right, which among the following statements are correct about coastal climate? Coastal areas में climate कैसा मिलेगा? It experiences reliable and constant precipitation. बिल्कुल, precipitation से मतलब है rainfall यहाँ पे। Second is the thunderstorms are very frequent. Okay, हर जगह तो नहीं frequent होते वैसे। Since hot and cold air masses meet frequently in the region. देखिए थंडरस्टॉर्म्स आते हैं बट हर कोस्टल एरिया में बहुत फ्रीक्वेंटली आएंगे, ऐसा कुछ जरूरी पैटर्न नहीं देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ओनली 1, दैट इज ऑप्शन ए, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 और क्वेश्चन बचे हैं अब हमारे पास। लेट्स सी, ये 2 क्वेश्चन। पहला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is are correct about livestock ranching? It is practiced in areas of low density of population. Practiced in areas of low density of population. ठीक है, जहाँ पर आबादी कम होती है, आमतौर पे वहीं खुली जमीनें होती हैं जहाँ पर रैंचेस बनाए जाते हैं। ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर जैसे फील्ड में फार्मिंग होती है, वैसे रैंच पे रैंचिंग होती है, मतलब लाइव स्टॉक रेयरिंग जिसे हम कहते हैं, पशुपालन, ठीक है, और कम आबादी वाले एरिया में ही होती है। ज्यादा आबादी कहाँ होती है? शहरों में। शहरों में कहाँ पशुपालन इतना कोई करता है। Settlements are sparse and located at a long distance from each other and are typically small in size. Yes, density is very less, इसलिए घर दूर दूर बने होते हैं। बिल्कुल ठीक है, both statements are
completely fine. Both statements are very correct. At which one of the following positions, okay, पहले डायग्राम को थोड़ा क्लियरली देखते हैं बोर्ड के ऊपर. Let's see. At which one of the following positions shown in the diagram the height of the ocean tide will be maximum. हमें क्या बताना है? Height of the ocean tide पूछा है, मैक्सिमम किधर होगी. आपको पता ही है कि अर्थ, यहाँ पर आपको ये अर्थ दी हुई है, ठीक, और ये मून है इसके चारों ओर. जहाँ एम लिखा है, एम स्टैंड्स फॉर मून, ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, एस फॉर सन. आपको पता ही है कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसको मून और सन खींचते हैं. तो जब मून इधर है तो इधर को खींच रहा है और सन इधर है तो इधर को खींच रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा फ्लो ब्रेक हो जाएगा. यहाँ तो एनीवे क्वार्टर वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर तो हाई टाइड आएगी भी नहीं उस तरीके से, ठीक. तो हम पाते हैं कि M2 और M4 में से जो है सन, क्योंकि सन और मून जब दोनों एक तरफ हो जाते हैं तो अर्थ के पानी को अपनी तरफ ग्रेविटी से खींच लेते हैं. इसका मतलब है कि हाई टाइड्स विल बी द हाईएस्ट एट दिस पॉइंट. इसका मतलब M4, और इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट. एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द टेस्ट. And see, in this test we covered questions from all the units, whether it is climatology, geomorphology, oceanography, right. तो आप पाते हैं कि अगर आपने इस क्वेश्चन में अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चंस हैंडल किए हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज ऑन द राइट लाइंस. और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज देम. The exams are approaching. Make sure that you are preparing and also analyzing yourself, right? Whether it is geography or polity, timely tests are very important, as critical as learning and revising. So I hope the class was helpful. Keep learning. Jai Hind.